हेलो, वेलकम बैक टू बुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम यूपी टेट मैथ्स के पेपर 2 के क्वेश्चंस के साथ आ गए हैं। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, जैसा कि मेरी आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा, थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी तो पढ़ाई की है सोकर बैठकर, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए यहाँ पे आई थिंक 7 से 8 क्वेश्चंस फिर मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं इसे कराती हूँ। और प्लीज़ एग्ज़ाम में जाने से पहले ये सारे क्वेश्चंस आप कर लें। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपका ज़रूर रिलेट करेगा। जैसे ये क्वेश्चंस जो है, मैंने जितना अभी तक टेस्ट दिया है और जितना मैंने क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया है, ये वाला क्वेश्चंस जो है किसी न किसी रूप से इसे बार बार पूछा जा रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो रिलेटेड है, जिसमें रूट्स के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है। ओके, ये क्वेश्चन और इसके बाद मैं एक और आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी। सेम एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा का चेंजेस है, तो थोड़ा सा का तो चेंजेस रहेगा। ठीक है, तो चलिए, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। ठीक है, 8 में भी होगा तो इससे लेवल थोड़ा नीचे होगा। मतलब क्लास 8 में भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल कम होता है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लास 10th में देखने को मिलेगा। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus bx plus c equal to 0 are two consecutive integers, then the b square minus 4c each। कहता है एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसके जो रूट्स हैं वो रूट्स दो रूट्स होते हैं, आपको पता है। और वो जो दोनों रूट्स हैं वो क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, मतलब वो लगातार आने वाले इंटीजर्स हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का आपको वैल्यू बताना है। ओके, कुछ बेसिक रूल्स आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये किसके इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और दो रूट्स क्या होते हैं? एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। आपको पता होना चाहिए सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई में ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई में ए। अब आपका इसमें आप रिलेट कीजिए। यहाँ पे a इक्वल टू क्या है? 1, और a इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है, और b की वैल्यू की जगह पे b दी गई है और c का वैल्यू नहीं दिया गया है। ठीक है, b की जो x की कोफिशिएंट b होगी उसकी वैल्यू नहीं दी है और c की नहीं दी है। तो चलिए, सबसे पहले दो कॉन्जिक्यूटिव जो टू कॉन्जिक्यूटिव जो इंटीजर्स हैं, हालांकि मैं लिख रही हूँ, आपको लिखना नहीं है। मैं मान लेती हूँ कि एक अल्फा है और दूसरा क्या हो जाएगा? अल्फा मान लो। मैं एक्स नहीं मान रही हूँ क्योंकि एक्स यहाँ पे मौजूद है, तो आप अल्फा मानो या बीटा मानो या कुछ भी मानो, मतलब कि कुछ भी आपको मान लेना है। एक अल्फा मैंने माना है और दूसरा अल्फा प्लस 1। ठीक है, या यहाँ पे अल्फा और बीटा तो रूट्स होते हैं, तो अल्फा बीटा ना मान के मैं कुछ मान लेती हूँ। मैं यहाँ पे मान लो, मैं मान लेती हूँ एक m मान लेती हूँ, दूसरा मान लेती हूँ m प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई में a। ठीक है, और माइनस बी बाई में है, और अल्फा की ही एक वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये अल्फा हो गया और एक ये हो गया बीटा। यानी हम कह सकते हैं कि m प्लस 1 जो है वो किसके बराबर होगा? माइनस बी बाई के a के, या m मिलके 2m प्लस 1 कह सकते हैं। कोई दिक्कत? यानी ये माइनस बी बाई a के भी बराबर है, या मैं कहूँ अल्फा प्लस बीटा के भी बराबर है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बाई में a। या मैं कहूँ इस अल्फा के जगह पे हम क्या लेंगे? m, और बीटा की जगह पे m प्लस 1, या हम कह सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके m स्क्वायर, m1 जा m प्लस m। अब वैल्यू क्या निकालनी है? अच्छा, ये वैल्यू किसकी आ गई? c बाई a की। अच्छा, a की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है? a की वैल्यू यहाँ पे 1 दी गई है। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है, और c का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पे जो रहता है वो c होता है। तो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे a1 है, यानी c बाई a, यानी यहाँ पे क्या है? c क्या हो जाएगा? 1।
सी बाई ए यानी सी बाई 1, ए की जगह पे 1 यानी एम स्क्वायर प्लस एम, यानी हम कह सकते हैं कि सी की वैल्यू क्या हो गई, एम स्क्वायर प्लस एम। अच्छा, माइनस बी बाई ए। अच्छा देखिए यहाँ पे अब हम माइनस नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि आपका जो इक्वेशन होता है प्लस में होता है और यही वाला माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस लेने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाला माइनस यहाँ पे लग चुका है। तो या मैं ये कहूँ कि माइनस बी बाई ए होता है, तो एक इसका माइनस और एक इस इक्वेशन का माइनस बी बाई ए, तो हम कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस बी बाई ए, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू है 2m प्लस 1। या मैं ये कह सकती हूँ कि ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 1, b बटा में 1, 2m प्लस 1। या मैं कह सकती हूँ कि b का जगह पे सिर्फ 2m प्लस 1 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो देखिए, जो इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है प्लस, और आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए। तो जब यहाँ पे इस माइनस को b की जगह पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस प्लस यहाँ होकर ही माइनस है। तो यहाँ पे एक तो ये वाला माइनस हो गया, ठीक, एक तो इक्वेशन का यहाँ पे एक तो ये जो माइनस यहाँ पे दिया है वो ये माइनस हो गया, और एक b का वैल्यू जो है माइनस वो हो गया, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, b स्क्वायर माइनस 4c। तो b कितना है, 2m प्लस 1 यानी 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4c, 4c कितना निकाला है हमने, m स्क्वायर प्लस m। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे जाएगा 2m का स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2a और b 2 जब 4m। आप करके रफ पे देख लीजिएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस 4m स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस माइनस 4m, ये देखिए 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर कट गया, 4m माइनस 4m प्लस माइनस में ही कट गया, बचा क्या 1, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 1, वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ओके, आपको ये बेसिक ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 13। कहता है कि एक 2 नंबर का एक एचसीएफ कितना है, 13 है, एलसीएम कितना है, 1989 है, वन ऑफ द नंबर, एक नंबर 117 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। आपको पता होगा कि फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, या मैं कहूँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम कहो या एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो वन ऑफ द नंबर, फर्स्ट नंबर 117 दिया है, अदर देन द अदर नंबर का मतलब दूसरा नंबर यानी सेकेंड नंबर आपको निकालना है। सेकेंड नंबर एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ आपका दिया है 13, एलसीएम 1989। देखिए मैं रहती, ये देखिए सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 13, 1, 9, 8, 9, ये 117 नीचे जाएगा। मैं रहती तो इतना सब नहीं लिखती, मुझे पता है सेकेंड नंबर निकालने का क्या होगा, एचसीएफ एलसीएम को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करना है, तो मैं डायरेक्ट यहीं से नंबर रख के कर देती। 13 एकम 13, 13 9 117, फिर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 गया, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, यानी सेकंड नंबर 221 आ गया, ऑप्शन नंबर 2। तो कुछ क्वेश्चंस हार्ड होते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, ताकि आप 30 मिनट के अंदर कर लें। ठीक है, एग्जाम में पहले आप हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत जो भी लैंग्वेज है उसे आप चूज पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद सीडीपी, उसके बाद साइंस, देन लास्ट में मैथ कीजिएगा। ठीक है, अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है तो आप पहले मैथ कर लीजिएगा मैथ में, और अच्छी है तो मैथ आप पहले कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जतिन buys an article for 10% less than its value, 10% less than its value। कहता है कि सचिन ने एक आर्टिकल खरीदा जो उसका दाम है उससे 10% कम में। एक आर्टिकल खरीदता है, आर्टिकल मतलब कोई सामान, लेकिन जो उसका दाम था ना, लेकिन उससे 10% कम में खरीदा। मान लो कि सीपी था 100, लेकिन 100 सीपी था, लेकिन कितना कम में खरीदा है, 10% कम में, यानी अब उसका दाम 100 था लेकिन उसने खरीदा सिर्फ 90 में ही है। ठीक है, एंड
एंड सेल्स इट फॉर 10% मोर, और उसने 10 लेकिन बेचा, यानी सीपी 100 था लेकिन खरीदा 90 में, यानी ये दूसरी सीपी हो गई। लेकिन एंड सेल इट फॉर 10% मोर, यानी जो उसका दाम था उससे 10% ज़्यादा में बेचा है, यानी सेल किस में किया है, सेलिंग प्राइस सेल किया है 110 में। देन इट्स वैल्यू हिज गेन इज, तो बताइए उसको फायदा हुआ या नुकसान। यानी सचिन जब सचिन एक सामान जब खरीदता है तो उसका दाम था कितना, 100 दाम था, लेकिन उसने खरीदा 90 में, और 90 में खरीदने के बाद उसका एक्चुअल प्राइस तो 100 था, 10% कम में खरीदा यानी 90, लेकिन उसको 10% ज़्यादा में बेच देता है, यानी 100 से 10 ज़्यादा 110 में बेचा। तो बताइए इसके बीच में जो प्रॉफिट हुआ है कितने का हुआ है, यानी एक्चुअल में तो 100 दाम था लेकिन खरीदा कितने में, 90 में, और बेच दिया 110 में, तो कितने का फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा हुआ आपको यहाँ पे 110 में 90 घटेगा, 20 का फ़ायदा हुआ कितने पर, 90 पर फ़ायदा हुआ, 20 का फ़ायदा 90 पर इंटू 100, ठीक है। मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट बाई में सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला है। तो प्रॉफिट हुआ है 20 का, 110 में से 90 घटाए 20, नीचे सीपी। अब इस सीपी को नहीं लेंगे, इस सीपी को लेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर इसी पर तो हमारा फ़ायदा नुकसान पता चलेगा ना। एक्चुअल तो हमने पैसा यहीं पे खर्च किया इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 बाई में 9, जब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2 बाई में 9% हो जाएगा। आप इसे 22 9 188 होगा, और 188 में 2 जोड़ेंगे, 198 होगा, 198 में 2 जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर इन द रेशियो, देखिए उस वाले क्वेश्चन में एकदम सेम क्वेश्चन है, उस वाले में कह दिया था कि जो रूट्स है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले नंबर हैं। इस क्वेश्चन में कह दिया कि जो 2 रूट्स हैं, वो रूट्स दिया नहीं है, उसका रेशियो का मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे मान लीजिए 10 और 30 कोई नंबर है, तो इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 10 से कम 10, 10 तिया 3, यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ही रेशियो कहलाता है। तो कहता है उस रूट्स का सिंपल, लेकिन एक्चुअल नंबर, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, एक्चुअल नंबर कहूँ तो वो 10 भी हो सकता है, 30 भी, या हो सके 100 हो, 300 हो, कुछ भी हो सकता है। तो बताइए उस ये तो उसका रेशियो हो गया। देन द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू क्या है, यानी पी, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है x² माइनस px प्लस 54। आपको पता है x² का कॉफिशिएंट क्या होता है, a होता है, x का कॉफिशिएंट क्या होता है, b होता है, जहाँ पे b क्या दिया है, p दिया है, और c कितना दिया है, 54। तो अब आप कहेंगे यहाँ माइनस है, हाँ यहाँ पे माइनस जरूर है, लेकिन जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब जैसे पहले तो देख लीजिए, इस चीज़ को भी थोड़ा सा अभी इग्नोर कीजिएगा। रेशियो कितना है, रेशियो आपका है 2:3, लेकिन वो रूट्स क्या हो जाएगा, दोनों रूट्स जो हो जाएगा वो इसमें मैं x मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो एक हो जाएगा 2x, दूसरा हो जाएगा 3x, यानी ये वाला हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, यानी दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस b बाई ए होता है, ये ऐड हो जाएगा 2x प्लस 3x का मतलब हो जाएगा 5x, यानी माइनस b बाई ए। ध्यान से देखिए, यही वाला जो माइनस है ना, फॉर्मूले में यहाँ पे होता है प्लस, ओके। तो जो फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ प्लस होता है, और यही वाला माइनस यहाँ जाके प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया, तो इसलिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, p है। अगर माइनस लेंगे ना तो माइनस करके प्लस p ही आएगा, ठीक है। यानी हमें वैल्यू जो निकालनी है p की ही निकालनी है, भले ही यहाँ माइनस है, यहाँ है माइनस, आप मान लीजिए अभी भी ये माइनस आपका कट जाएगा। चलिए आगे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए होता है, जो कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2x और बीटा की वैल्यू क्या है 3x, 2x प्लस 3x का मतलब 6x²। अच्छा ये बताइए a की वैल्यू क्या है 1, यानी ये जो 1a है a की जगह पे 1 लिख सकते हैं, और a की जगह पे 1, और ये आया कितना है 6x², लेकिन एक्चुअल में c की वैल्यू यहाँ पे दिया है कितना 54, यानी यहाँ हम 54 कर देते हैं 6x², या हम ऐसे कहें 6x² इक्वल टू 54, 6 कम 6 9 54, या x इक्वल टू
आपका कितना आ जाएगा 3। ओके, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू हम लोग नहीं लेते हैं, x इक्वल टू 3 आ गया। हमें कह रहा है क्या, p की वैल्यू बताइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए p जो है वो किसकी जगह पे है, b की जगह पे है, ठीक है, b की जगह पे है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए हम लोग का कितना आया है, 5x आया है, ठीक है। ये वाला माइनस और इसका जो माइनस है वो क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये जो b बाई ए है माइनस b बाई ए, और चलिए माइनस b बाई ए जो है, ध्यान से देखिएगा, ये b, ठीक, ये b की जगह पे, ये b की जगह पे क्या है हमारी वैल्यू, ये माइनस तो पहले से है। देखिए माइनस कैसे हटेगा, माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये तो माइनस b बाई ये फॉर्मूला होता है, ये वाला माइनस मैंने लिख दिया, लेकिन b की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या लिखा है, माइनस p, तो ये हो गया माइनस p, और a की वैल्यू क्या आया है, 1 आया है, ठीक। और माइनस b बाई ए की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाला है, हमने यहाँ पे निकाला है 5x, यहाँ लिख दीजिए 5x, तो यहाँ पे भी ये 5 हो जाएगा और x की जगह पे क्या आ जाएगा 3, ये माइनस माइनस प्लस, और नीचे की 1 की वैल्यू तो होती नहीं है, तो 5 दिया 15, यानी p की वैल्यू 15 आ गई, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4। देखिए माइनस वाले में कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे जो p है, यहाँ पे जो p है ये b की वैल्यू है, और b की वैल्यू p किस में है, माइनस में, तो आप लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये वाला माइनस आपस में कट के p की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हालांकि इतना नहीं लिखना है, जब आप एग्जाम में से रिवीजन करेंगे ना तो यूँ खटखट हो जाएगा, आपको a बराबर 1, b बराबर माइनस p, c बराबर 54, ऐसे कुछ नहीं करना है। बस आप ये देखेंगे कि 54 की वैल्यू दी गई है और a की वैल्यू 1 है, और 54 जो वैल्यू है वो c बाई ए की वैल्यू c की जगह पे 54 है, और c का मतलब c a की जगह पे 1 यानी 54, यानी हम कह सकेंगे c की वैल्यू 54 दी गई है, और c बाई ए की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा भी आता है, जो कि 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर है, यानी ये भी c बाई ए की वैल्यू है और ये भी c बाई ए, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसीलिए तो 6x स्क्वायर को 54 के बराबर कर दिया मैंने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो, आई थिंक मैंने 8 क्वेश्चन लिखा है। द रेशियो, ध्यान से देखिएगा, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना। 2 राइट सर्कुलर कोन है, मान लो ये है और ये है, इसकी जो h है, h1 और h2 है, एक h1 25 है, दूसरे की 64 है। फिर उसके बाद कहता है रेशियो ऑफ देयर डायमीटर, और इसकी जो डायमीटर है इसी दोनों सर्कुलर कोन की, कोन बोला है ना, कोन की जो डायमीटर है वो क्या है, डायमीटर यानी मैं आपको कह दूँ व्यास क्या है, 4 है और 5 है, ये ऊंचाई है, तो डायमीटर ये है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, आधा हो जाता है 4/2, 5/2, काटते नहीं है अभी, ठीक। तो कहता है इतना है, और डायमीटर व्यास का रेशियो इतना है। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, r1 और h1 का मतलब पहला वाला, ठीक है ना, और 1/3 दूसरा हो जाएगा पाई r स्क्वायर h फॉर्मूला होता है, तो r2 का स्क्वायर और h2 यानी h1 की जगह पे ये वाला लेंगे, h2 की जगह पे ये वाला लेंगे, r1 की जगह पे ये लेंगे, r2 की जगह पे ये लेंगे। देखिए मैं अगर होती ना तो मैं ये 1/3 पाई और पाई कट गया, मैं अगर सॉल्व कर दी तो मुझे पता है कि 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी है, माइंड में ही सोचती, कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो मैं सिर्फ r1 स्क्वायर h1 और r2 स्क्वायर h2 ही मैं लिखती, ताकि चीज़ें आसान हो जाए। तो ध्यान से देखिए, r1 जो है क्या है, 4/2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो, और h1 क्या है, h1 है 25 लिख देंगे। उसके बाद r2 क्या है, 5/2 लिख देंगे 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है, r2 का स्क्वायर, और h2 64। चलिए अब काट देते हैं। देखिए नीचे वाला 2 से ये नीचे वाला 2, ये नीचे वाला 2 से ये नीचे वाला 2, ये 25 से 25 खत्म, ये 4 चौके 16, 16 कम 16, 16 चौके 64, यानी यहाँ पे 4 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1, यानी 1/4 का मतलब 1 रेशियो 4, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2। इजी था ना, काफ़ी इजी है, सॉल्व करेंगे
फटाक से बिना फॉर्मूला लिखे, बिना ये सब लिखे, ये सब भी आपको लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, आप डेटा से देखकर आप लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, a right circular cylinder of maximum volume is cut from a solid cube of age 14 सेंटीमीटर। द टोटल सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज, कहता है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन है जो मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट फ्रॉम सॉलिड क्यूब, एक सॉलिड क्यूब है, एक सॉलिड क्यूब है ऐसे, ठीक है, इस एक क्यूब है, इस क्यूब में से मैक्सिमम लंबवृत्तीय वॉल्यूम वाला एक सिलेंडर को काटा जाता है। और इस ध्यान से देखिए, द क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर, इस क्यूब की जो एज है यानी जो साइड है वो क्या है, 14 सेंटीमीटर। अच्छा, ये क्यूब की एज है, तो ऊपर में ये जो सिलेंडर का भाग दिख रहा है जो कि वृत्त जैसा होता है, इसका ये व्यास भी तो 14 होगा, यानी डी भी कितना होगा, 14। तो आर कितना हो जाएगा, 14/2 का मतलब 7। अच्छा, जब ये क्यूब है ये 14 है तो ये भी 14 होगा। जब ये 14 होगा तो इस बेलन की हाइट यानी एच कितनी हो जाएगी, एच भी हो जाएगी 14। और ये आर और एच मैंने किसका लिखा है, ये मैंने सिलेंडर का लिखा है, ठीक है। द टोटल सरफेस ऑफ द सिलेंडर, द टोटल सरफेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का पूरा सरफेस एरिया आपको बताना है। तो फॉर्मूला होता है 2πr h + r, ठीक है। तो 2 गुना 22/7 गुना r का मतलब 7 निकाला है, गुना h का मतलब 14 प्लस r का मतलब 7, ठीक है। तो ये हो गया 2 गुना 7 से 7 कट गया, 22 गुना 14 7 21। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैंने पहले से मल्टीप्लिकेशन कर रखा था ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना तो आप कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। 44 काउज, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 44 काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन 9 डेज, कहता है कि 9 दिन में 44 गाय एक फील्ड को चरती है। हाउ मेनी लेस मोर काउ, बताइए कि कितना कम या ज़्यादा काउ की गाय की ज़रूरत पड़ेगी उसी फील्ड को, जिस फील्ड को 44 गाय ने 9 दिन में चरा था, उसी सेम फील्ड को 12 दिन चरने के लिए। कहता है कि एक फील्ड है, मान लीजिए एक ये फील्ड है, ठीक, इसको जो है ना 44 गाय जो है 9 दिन में चरती है। इसी फील्ड को 12 दिन चरने के लिए यहाँ कितने काऊ की जरूरत होगी ये नहीं पूछा है। जैसे 9 दिन में 44 गाय चर रही हैं तो 12 दिन में कितनी गाय चरेंगी पहले वो निकालेंगे, लेकिन आंसर वो नहीं होगा। ये बताना है कि 44 से कम गाय की जरूरत पड़ेगी या ज़्यादा की, लेस और मोर पूछा है। तो एक फॉर्मूला होता है आपका MDH बाई में W वाला, यानी M का मतलब आपका कितना आदमी है, D का मतलब कितना दिन लग रहा है, H का मतलब कितना घंटा काम हो रहा है, और वर्क का मतलब कितना काम हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे में कितना काम हो रहा है ये नहीं दिया है, यानी W वाला पार्ट नहीं दिया है, सिर्फ कितने आदमी हैं और कितने दिन में काम हो रहा है ये दिया है। हमारे पास H भी नहीं है तो सिर्फ M और D का यूज करेंगे। तो आदमी नहीं है, आदमी की जगह पे क्या है, गाय है, यानी M × D है सिर्फ यहाँ पे। तो और देखिए M1 × D1 = M2 × D2। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एक फील्ड को जो गाय चर रही है जितने दिन में, उसी फील्ड को कुछ और दिन में दूसरी गाय चर रही हैं, तो दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि फील्ड दोनों सेम है। यानी 44 गाय उस फील्ड को कितने दिन में चलती है, बागीचे को 9 दिन में। तो बताइए 9 डेज, मैंने यहाँ डेज लिख देती हूँ, तो बताइए 12 दिन चरने के लिए उसी फील्ड को कितने गाय की यहाँ मैं M लिख रही हूँ, M लिखिए या C लिखिए, काऊ लिखिए, कितने ज़्यादा या कम गाय की जरूरत पड़ेगी 44 के हिसाब से। तो पहले तो यहाँ पे अभी ये निकलेगा कि 12 दिन में कितनी गाय चरती है वो निकलेगा, उसके बाद देखेंगे 44 से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो ये हमें
काव निकालना है जो 12 दिन में चरती है। एम आदमी रहेगा तो एम लिखिएगा, काव रहेगा तो सी लिखिएगा। 44 × 9, ये 12 इधर आ जाएगा नीचे, काट दो। 9 3 3 9, 3 4 12, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 11 3 33, यानी सी इक्वल टू 33। यानी 9 दिन में 44 गाय चरती है, तो उसी फील्ड को 12 दिन में 33 गाय चरेगी। तो अब बताइए कितनी कम गाय चर रही हैं या ज़्यादा गाय चर रही है 44 से। तो 44 से यहाँ पे 9 दिन में 44 गाय, यहाँ 12 दिन में 33, तो 44 के हिसाब से यहाँ गाय कम हो गई। कितनी कम हो गई? 44 में से 33 घटा दीजिए तो आएगा आपका 11 गाय जो है वो कम चर रही हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देयर आर 50 नंबर्स, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53। कहता है 50 नंबर है, मान लो ये एक कोई नंबर है, अब यहाँ पे 30 होगा, 40 होगा, कुछ भी हो सकता है। दूसरा नंबर ये है, ऐसे करते करते वो नंबर कितना है? लगभग 50 है। ये सब नंबर है। ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53, और ये वाला जो नंबर है ना, इसको भी 53 में से घटाया गया, इस वाले नंबर को भी 53 में से घटाया गया। यहाँ पे जो नंबर है 40 है, 50 है, 30 है, 4 है, 3 है, 0 है, जो भी है, इसको भी 53 में से माइनस हो रहा है। ये नंबर भी 53, मतलब जितना भी 50 नंबर है सबको 53 में से घटाया जाता है। एंड द मीन ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन इज -3.5। यानी ये नंबर जो 50 नंबर है ना, उसका ये मीन नहीं है। कहता है कि ये नंबर जितना भी नंबर दिया है ना, सभी को 53 में से घटाया जा रहा है, और 53 में से घटाने के बाद मीन निकाला गया, तो वो मीन कितना आया है? -3.5 घटाने के बाद। ये क्या है? आफ्टर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि समझ में आए। आफ्टर सब्ट्रैक्शन, यानी घटाने के बाद -3.5 है। द मीन ऑफ द गिवन नंबर इज, तो बताइए दिया गया जो 45 नंबर है, यानी ये जो पहले वाला नंबर था बिना घटाए हुए, उसका मीन कितना होगा? देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, सभी में से इतना नंबर घटाया गया या सभी में से इतना नंबर जोड़ा गया, तो अगर ये चीज हो रही है तो ये जो मीन है, ये जो मीन है आपका, ये जो मीन है, देखिए ये नंबर है 53 में से घटा, ये नंबर है ये भी 53 में से घटा, ये नंबर ये भी 53 में से घटा, ये नंबर ये भी 53 में से घटा, यानी सब जब 53 में से घटा है तो आपका राजा हो महाराजा हो चाहे मीन हो, मीन भी क्यों ना हो, मीन भी 53 में से घटाया जाएगा। अगर ऐड किया गया रहता तो मीन भी ये जो मीन है उसको भी हम लोग 53 में ऐड करते। ये आपका शॉर्टकट है। लॉन्ग कट से जाएंगे तो बहुत लेंदी पड़ेगा। यानी हर एक नंबर जब 53 में से घटा है तो हम मीन को भी 53 में से घटाएंगे, तब जाके हमारा पहले वाला जो नंबर है जो कि घटाया नहीं गया था उसका मीन निकलेगा। यानी 53 में से हम मीन को भी घटाएंगे, और मीन कितना है? -3.5 ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि साइन है तो साइन चेंज होगा। -3.5 माइनस का साइन है, 2 साइन एक साथ नहीं रहता, इसलिए ब्रैकेट डालते हैं। 53 माइनस प्लस 3.5, जब इसे जोड़ेंगे तो 56.5 होगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक आपको इतना सवाल समझ में आ गया होगा। अगर मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, खांसी सर्दी और जुकाम हो गया, अगर मेरी तबीयत सही रही तो कल फिर मैं कोशिश करूँगी कि 8 से 10 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, और जब मैं एग्ज़ाम दे कर आऊँगी तो वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कराऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और हाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आपको ये सेशन समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो अंदर से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो चीज़ें मुझे लगता है कि और करवानी चाहिए। ठीक है, तो मुझसे बोला नहीं जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।